नमस्कार। मैं मनीष कुमार गर्ग, प्रवक्ता, शांति देवी इंटर कॉलेज पहाड़ी चित्रकूट। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जीव विज्ञान में, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास के सिद्धांत। ठीक है, जैव विकास क्या है आपने पिछले चैप्टर में देखा। पहले हम जैसे जैव विकास के सिद्धांत यानी कि जैव विकास हुआ कैसे इसके बारे में जाना। बात ये शुरू होती थी वहां से, पृथ्वी एक आग का गोला थी, इस पे कुछ नहीं था, यहाँ पे केवल निर्जीव वस्तुएं थी। फिर निर्जीव से ये सजीव कैसे बने, हमारी उस जिज्ञासा का समाधान किया ब्रिटिश मूल के भारतीय वैज्ञानिक जेबीएस हेल्डन और रशियन साइंटिस्ट ए.आई. ओपैरिन ने। इन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी क्रमबद्ध तरीके से 7-8 स्टेप में इन्होंने बताया कि किस तरह से निर्जीव पदार्थों से क्रमबद्ध तरीके से सजीव पदार्थों का जन्म हुआ। ठीक, एक जिज्ञासा का हमारे निराकरण हुआ कि आखिर निर्जीव से सजीव कैसे बने। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि उस एक कोश की जीव बनने से वर्तमान स्वरूप में जीव आखिर आए कैसे, कौन सी ऐसी प्रक्रिया हुई कि उस, क्योंकि ओपैरिन ने जो समझाया था उसमें केवल एक कोशिका बनी थी, कौन सी ऐसी बात हुई, क्या ऐसी प्रक्रिया हुई जिससे ये हुआ। तो उस पे फिर हमने कई तरह के 8-10 जैव विकास के प्रमाण पढ़े। हमने ये पढ़ा कि हाँ, कुछ ऐसी प्रक्रिया हुई, कुछ जैव विकास हुआ। सभी जीवों में जीव विकास, सभी जीवों में विकास करने की क्षमता होती है और उसी आधार पर जैव विकास हुआ। फिर हमने प्रमाण देखे जैव विकास है कि जैव विकास तो हुआ, फिर हुआ तो प्रमाण क्या है उसका, अवशेषी अंगों से प्रमाण, वर्गीकी से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण, और भी कई प्रमाण, भौगोलिक परिस्थितियों से प्रमाण, बहुत सारे प्रमाण हम देखे। ठीक है, तो ये बात हुआ कि हाँ जैव विकास हुआ। अब हुआ तो कैसे हुआ, ये भी, इस बात का भी समस्या का निराकरण हो गया कि जैव विकास हुआ। फिर बात आती है कि जैव विकास कैसे हुआ। इस समस्या का समाधान लेकर लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो de Vries आदि वैज्ञानिक आए और इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन दी, जैव विकास के सिद्धांत दिए। इस सिद्धांत में पहला नाम आता है जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क का। इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। इसको लैमार्कवाद के ही नाम से मुख्यतः जाना जाता है। पहला इसमें सिद्धांत था, जो पहला तार्किक और अपने पैमानों पर खरा उतरने वाला सिद्धांत था, वो था लैमार्कवाद। फिर दूसरा था डार्विनवाद, डार्विनिज्म, और तीसरा था उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी। सर्वप्रथम हम बात करेंगे लैमार्कवाद की। इसके बारे में हम अभी देख लेंगे। लैमार्किज्म, लैमार्कवाद, वैज्ञानिक का नाम जिसने बताया कि जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क था। इन्होंने फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक में अपने सिद्धांतों को, अपने तथ्यों को उजागर किया और इन्होंने 4 मुख्य बातें बताई। 4 मुख्य बातों के आधार पर इन्होंने जैव विकास की परिकल्पना प्रस्तुत की। इसमें से पहला तथ्य ये था कि प्रत्येक जीव में वृद्धि करने की क्षमता होती है, प्रवृत्ति होती है। टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। दूसरा तथ्य जो इन्होंने सामने रखा वो ये था कि प्रत्येक जीव पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ
इन्वायरमेंट। और जो तीसरा तथ्य था, इन्होंने अंगों के उपयोग और अनुपयोग के बारे में बताया। जीव विकास के संदर्भ में अंगों के उपयोग और अनुपयोग का भी प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। और चौथा तथ्य था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस पहले बिंदु पर, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, यानी कि इंक्रीज इन साइज यानी कि आकार में वृद्धि की प्रत्येक जीव में प्रवृत्ति होती है। आप देखते हैं छोटे छोटे बालक होते हैं, कुछ वर्षों में वो धीरे धीरे किशोर फिर वयस्क बनते हैं, क्योंकि उनके शरीर में कोशिकाओं में वृद्धि होती है, क्योंकि उनमें वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। हम कोई पौधा लाते हैं, छोटा सा गमले में लगाते हैं, बागीचे में लगाते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, क्योंकि उसमें बड़े होने की प्रवृत्ति होती है। और जब बड़े होने की प्रवृत्ति होती है जीवों में, तो इस प्रवृत्ति का जैव विकास में भी योगदान होता है। अगर बड़े होने की प्रवृत्ति ना होती तो जैव विकास ना होता। तो पहली चीज ये रही। फिर दूसरी बात है बेटा, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण का सीधा प्रभाव। हम जिस वातावरण में रहते हैं या कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है, वातावरण का उसमें सीधा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह के वातावरण में हम रहते हैं उसी तरह की हमारी आदतें हो जाती हैं, हम उसी के हिसाब से ढलने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखते हैं वेस्ट इंडीज के लोगों का रंग रूप दूसरा रहता है, भारत के लोगों का दूसरा रहता है, इंग्लैंड अमेरिका वगैरह के लोगों का दूसरा रहता है। इसी तरह से जंतुओं में भी यही चीज होती है, वनस्पतियों में भी यही चीज होती है। तो जिस तरह का वातावरण होता है उसी प्रकार का जीव होता है, वातावरण के हिसाब से जीव ढलने का प्रयास करता है। इसी कारण जीवों में विकास भी होता है। तो यह वातावरण निरंतर परिवर्तनशील भी रहता है। फिर तीसरी बात है इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, अंगों के उपयोग और अनुपयोग। अंगों का उपयोग और अनुपयोग बहुत मायने रखता है। लैमार्क ने बताया कि हम या प्रत्येक जीव जिन अंगों का अधिकाधिक उपयोग करता है वो शरीर में ज्यादा विकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का कम उपयोग करता है वो शरीर से लुप्त हो जाते हैं या कम विकसित रह जाते हैं। तो ये भी जैव विकास में अहम भूमिका निभाता है। जैसे हमारे शरीर में पाई जाती है बड़ी आंत के पास एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो वो हमारे पूर्वजों में सक्रिय हुआ करती थी सेलुलोज के पाचन संबंधी कार्यों में, लेकिन वर्तमान में अवशेषजन्य के रूप में है। तो ये न उपयोग होने का ही कारण है। तो जिन अंगों का उपयोग नहीं होता वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं, अवशेषीय अंगों के रूप में बचते हैं, और इससे एक नए प्रकार के जीवों का भी जन्म होता है, जिससे जैव विकास को बल मिलता है। फिर चौथी बात जो इन्होंने सबसे प्रमुख बात कही, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। वंशागति आप जानते हैं, पूर्वजों के लक्षणों का उनकी संततियों में जाना वंशागति कहलाता है। और उपार्जित लक्षण, उपार्जित उप अर्जित, यानी कि जो लक्षण जीव अपने वातावरण से अर्जित करता है वो उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। मतलब जो हमें हमारे जनकों से न प्राप्त होके वातावरण से प्राप्त होते हैं वो उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो लैमार्क ने बताया कि जब हम लक्षणों को उपार्जित करते हैं वातावरण से, फिर उनकी वंशागति होती है। जब वंशागति होती है उनकी, तो नए प्रकार के जीव जन्म लेते हैं और इससे नई जीव जातियों का जन्म होता है। तो ये चार तथ्य काफी हद तक इन्होंने व्याख्या की जैव विकास की। इन्होंने अपने सिद्धांत की इन चारों बिंदुओं के समर्थन में दो जीवों का उदाहरण दिया, अफ्रीकी जिराफों का
और सांपों का। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, और चौथा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब हम बात करेंगे उन्होंने क्या प्रमाण दिए अपने सिद्धांत के पक्ष में। पहला तो इनका जो था अफ्रीकन जिराफ। इन्होंने अफ्रीकन जिराफ के बारे में यह बताया कि पहले अफ्रीकन जिराफ जिस जगह पे, जिस वातावरण में निवास करते थे, वहां पर्याप्त मात्रा में घास मौजूद थी। घास होने के कारण वो आराम से अपना पोषण करते थे, लेकिन वहां के वातावरण में परिवर्तन हुआ, वहां की घास समाप्त हुई और थोड़ा ऊंचे पेड़ पौधों पर ही पत्तियां रह गईं। तो मतलब इनका कहना यह था कि पहले जिराफ की टांगे और गर्दन लंबी नहीं थे, फिर जब घास खत्म हुई नीचे की पोषण के लिए उन्होंने टांगों को और पत्तियों को खाने के लिए बराबर अपनी गर्दन और आगे वाले पैरों को उठाते रहे, उचकाते रहे। उसके फलस्वरूप धीरे धीरे इनमें गर्दन लंबी और पैर लंबे होने का प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे वो उनका आनुवंशिक लक्षण बन गया। हमने देखा भी ये था कभी आपने जैसे देखा होगा, हम लोग सब लोग समाज में देखते, कभी कभी बकरियां जो है पैर उचकाती हैं, आपने देखा, उसी टाइप से कुछ इन्होंने व्याख्या की। तो इनका कहना था कि जिराफ में गर्दन और पैर लंबे नहीं थे। जब घास खत्म हुई, वातावरणीय परिस्थितियां बदली, तो इन्होंने अपने पोषण के लिए पेड़ों की पत्तियां छूने के लिए गर्दन और पैर उचकाए और उसी के कारण धीरे धीरे इनमें लंबी गर्दन और लंबे पैरों का विकास हो गया। फिर दूसरी बात इन्होंने बताई सर्पों के पैरों का। एग्जाम्पल दिया, लेग्स ऑफ स्नेक। इन्होंने ये कहा कि सर्पों के पहले पैर हुआ करते थे, लेकिन उनमें अग्रपाद पश्चपाद वगैरह सब थे। फिर इनका कहना यह था कि जब सर्प चलते थे या दौड़ते थे तो वो बिलों में घुसने में, बिलों से बाहर निकलने में वो पैर उनके प्रॉब्लम करते, दिक्कत करते थे। इस कारण उन्होंने पैरों को उपयोग करना बंद कर दिया और धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ समय के पश्चात सांपों के पैर विलुप्त हो गए। तो दो इन्होंने जंतु के एग्जाम्पल से अपने सिद्धांत को समर्थन दिया और उस बात को समझाया। फिर कई वैज्ञानिकों ने भी लैमार्क के समर्थन में अपने प्रयोग किए और अपनी बात रखी कि हाँ, जो लैमार्क ने कहा है वो सत्य है। चूहों पर प्रयोग हुए, कुत्तों पर प्रयोग हुए, सुमनर ने किया, पॉवेल ने कुत्तों पर किया, मैकडूगल ने किया। तो कुछ हम उनको भी देख लेते हैं। इनके समर्थन में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे चूहों पर सुमनर ने बताया, जे बी सुमनर वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है एक ही जाति के दो चूहों को, एक को गर्म वातावरण में रखा और एक को सर्द वातावरण में रखा। तो उन्होंने देखा कि जो चूहे गर्म वातावरण में थे तो उनमें गर्म वातावरण वाले चूहों में कान और जो पूंछ थे वो लंबे हो गए थे, और जो सर्द वातावरण में थे उनके यथावत रहे, और धीरे धीरे ये उनके लक्षण जो है उनकी पीढ़ियों में आ गया। ठीक है। इसी तरह से मैकडूगल ने चूहों के बारे में बताया कि जब वो एक विशेष रास्ते से चूहे की 45 पीढ़ियों को गुजारा, और जब एक के बाद एक चूहे गुजरते रहे तो धीरे धीरे 45 पीढ़ियों के बाद, मतलब 45 पीढ़ियां पहुंचते पहुंचते उनमें ट्रेनिंग की आवश्यकता कम महसूस होती गई। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हाँ, जो लक्षण उसने उपार्जित किया उसको वंशागत भी किया। और जो हम तीसरी बात कर रहे थे पावलोव वाले कुत्ते के प्रयोग की, इन्होंने क्या किया कि जब एक कुत्ते को खाना देते थे उस टाइम पे घंटी बजा के दिया करते थे। तो जब कुत्ता कुछ दिन बाद समझने लगा कि अब मुझे खाना मिलेगा, तो जब घंटी बज जाती तो समझता कि मुझे खाना मिलेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब उन्होंने खाना नहीं दिया तो उसके मुंह से लार टपकने लगी, तो ये उसकी आदत बन गई धीरे धीरे। ये उसके उनके समर्थन में प्रयोग थे। फिर इनकी आलोचना भी हुई, क्रिटिसिज्म भी हुआ इनका।
क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म। ठीक है। अब जिस चीज को लेकर इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति संबंधित, उसी बात को लेकर इनका सबसे ज्यादा विरोध भी हुआ। एक वैज्ञानिक थे वीजमैन, इन्होंने क्या किया कि चूहे की लगभग 20-22 पीढ़ियों में बराबर पूंछ काटते रहे, लेकिन इतनी पीढ़ियों के बाद भी कोई ऐसा चूहा उत्पन्न नहीं हुआ जिसमें पूंछ ना होना तो दूर, उसकी लंबाई भी तनिक भी कम नहीं हुई। तो इन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा था, इसमें सही से नहीं कहा। फिर इसी तरह से हमारे समाज में भी और सारे एग्जाम्पल होते थे। पुरुषों में दाढ़ी मूछ बनाने की परंपरा रही, लेकिन आज तक एक भी बालक ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसमें दाढ़ी मूछ बनाने की आवश्यकता महसूस ना हो। इसी तरीके से महिलाओं में नाक कान छिदवाने की परंपरा रही, लेकिन एक भी बच्ची ऐसी पैदा नहीं हुई जिसमें नाक कान छिदवाने की जरूरत ना पड़ी हो। तो यहां से भी उनके सिद्धांत में कुछ सवाल खड़े हुए। असल में सवाल इसलिए भी खड़े हुए क्योंकि इन्होंने जो तथ्य दिए थे केवल परिकल्पना टाइप में थे। इन्होंने कोई प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाले थे, कोई प्रयोग नहीं किया था। और विज्ञान आप जानते हैं, प्रयोग की भाषा विज्ञान ज्यादा समझती है। तो वीजमैन ने एक मुख्य बात बताई। उन्होंने बताया कि जब किसी जीव का जन्म होता है, उसके पहले ही भ्रूणावस्था में ही उसका जीव द्रव्य 2 भागों में बंट जाता है। जीव द्रव्य 2 भागों में बंट जाता है। जर्म प्लाज्म और सोमैटिक प्लाज्म। जनन द्रव्य, कायिक द्रव्य। वीजमैन का यह कहना था कि जो लक्षणों में जो परिवर्तन कायिक द्रव्य में होते हैं, सोमैटिक प्लाज्म में होते हैं, वो वंशागत नहीं होते, और जो लक्षण जन्म प्लाज्म में परिवर्तित होंगे वही वंशागत होंगे। अब चूंकि जन्म से पहले ही भ्रूणावस्था में जन्म प्लाज्म बट जाता है अलग, और इससे जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, अंडाणु शुक्राणु बनते हैं। सोमैटिक प्लाज्म शरीर की कोशिकाएं बनाती हैं। तो इनमें ये जो लक्षण है, तो ये वंशागत नहीं हो सकते, क्योंकि ये मृत्यु के बाद ये समाप्त हो जाता है, और ये व्यक्ति मृत्यु के पहले ही जनन के द्वारा अपनी संततियों में पहुंचा चुका होता है। इसलिए यही जो लक्षण इसमें आ जाएंगे वही आगे जाके ट्रांसफर होंगे। तो ये चीज हुई। और फिर इन्होंने जो है इसी के आधार पर इसको ये इनकी संततियों में ट्रांसफर होता है, इसको इन्होंने कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म इस सिद्धांत का नाम दिया। तो इसी वीजमैन सिद्धांत के आधार पर लैमार्क के सिद्धांत में कुछ संशोधन किए गए। उस संशोधन के आधार पर इसको नवलैमार्कवाद, नियो लैमार्किज्म नाम दिया गया। इसमें ये संशोधन किया इन्होंने एक बिंदु का कि जो जीवों के जो लक्षण जर्म प्लाज्म में होंगे केवल वही वंशागत होंगे, सारे के सारे वंशागत नहीं होंगे। ये मुख्य संशोधन था इनका लैमार्कवाद में। तो ये था लैमार्कवाद। आपका एक गृह कार्य ये है कि आपने लैमार्कवाद पढ़ा, नवलैमार्कवाद पढ़ा, आपको इन दोनों में अंतर लिख के लाना है। ठीक है। और एक ये है, और इसके बारे में पढ़ के आना, जो हमने चारों सिद्धांत बताए उनके बारे में सबको आपको कम से कम 2-2, 3-3 लाइन अपने विचार अपनी भाषा में लिख के लाना है। तो ये था लैमार्कवाद। फिर इसके बाद हम थोड़ा डार्विनवाद के बारे में देख लेते हैं। हम इसको आज ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में इसको बता देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, आप पढ़ के आएंगे। दूसरा सिद्धांत हमने नाम लिया था डार्विनिज्म, डार्विनवाद। एक टी.आर. माल्थस थे, उन्होंने जनसंख्या के बारे में एक लेख लिखा था। तो एक वैज्ञानिक थे रसेल वेलेस, माफ कीजिएगा। तो वेलेस ने उस लेख से प्रभावित होकर उनके दिमाग में कुछ प्राकृतिक वर्ण जैसी बात उनके दिमाग में आई, और उन्होंने डार्विन को एक लेख लिख के प्रेषित किया, भेजा उनको।
तो डार्विन क्या थे, एक ये भी ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ये विशिष्ट सृष्टिवाद में विश्वास करते थे। इनका मानना यह था कि सृष्टि जो है गॉड क्रिएटेड है, भगवान के द्वारा निर्मित है। लेकिन इनका विचार तब बदला जब ये HMS वीगल नामक एक विश्व सर्वेक्षण जहाज में भ्रमण के लिए सरकार की ओर से भेजे गए। इन्होंने जब जाके विश्व का सर्वेक्षण किया और विभिन्न स्थानों पर जाकर के जीवों के बारे में जो जानकारी थी उसको जुटाई, तो इनका विचार बदला। इन्होंने कहा कि नहीं, गॉड क्रिएटेड अलग चीज है, लेकिन इन्होंने जो है उसको जैव विकास संबंधी बात की और एक सिद्धांत दिया। वेलेस का एक चार्ट था, मैं आज उनका बना दे रहा हूं, उसी के बारे में जो है हम अगली क्लास में देख लेंगे। तो वेलेस के चार्ट में 6 बिंदु थे। इन 6 बिंदुओं से 3 निष्कर्ष निकाले गए। नंबर 1 था कि प्रत्येक जीव में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। प्रत्येक जीव में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, फिर भी क्षमता तो है, लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जीव जाति की एक स्थायी और संतुलित आबादी होती है। कोई जाति ऐसा नहीं कि एक ही जाति ज्यादा हो। तो क्या होगा, फिर भी क्या होती है, प्रत्येक जाति की स्थायी एवं संतुलित आबादी। इसका निष्कर्ष इन्होंने निकाला जीवन संघर्ष। जब प्रचुर क्षमता है फिर भी प्रत्येक जीव जाति की स्थायी एवं संतुलित आबादी, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनमें अपनी आवश्यकताओं को लेकर, अपनी जरूरतों पोषण को लेकर जीवन संघर्ष हुआ होगा, और जो उसमें सफल नहीं रहा होगा वो खत्म हुए होंगे, नष्ट हुए होंगे, तभी स्थायी संतुलित आबादी है। ठीक है, जीवन संघर्ष। फिर तीसरा इन्होंने रखा जीवन संघर्ष और विभिन्नताएं एवं इनकी वंशागति। विभिन्नताएं एवं इनकी वंशागति। इसके आधार पर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब जीवन संघर्ष होगा और लक्षणों में अच्छा मतलब अपने लिए बनाए रखने की क्षमता होगी, वही लक्षणों वाला जीव आगे जाएगा, और जो योग्य जीव होगा वही जिएगा। योग्यतम की अतिजीवता होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। और जब इन्होंने फिर ये योग्यतम की अतिजीविता होगी और वातावरण परिवर्तन होगा, इसके फलस्वरूप नई जीव जातियों की उत्पत्ति होगी। योग्यतम की अतिजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और वातावरण में निरंतर परिवर्तन। इसके फलस्वरूप नई जीव जातियों की उत्पत्ति होती है। और नई जीव जातियों को उत्पन्न होना ही जैव विकास है। तो इसके बारे में भी आप पढ़ के आएंगे, हम बताएंगे। जैसे लैमार्कवाद के बारे में आपको लिख के लाना, उन दोनों में नव लैमार्कवाद और लैमार्कवाद में अंतर देखना है, इनके बारे में पढ़ के आना, ये आपका गृह कार्य है। इनको हम अगली क्लास में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक बेटा।